नमस्कार मित्रों, माइलस्टोन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे मित्र हैं सभी आ जाइएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे जहां भी होंगे। देखिएगा भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि अ, संस्कृत को लेकर के कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ यूपी टेट में संस्कृत आती है, तो संस्कृत को कई लोगों को, कई बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि सर संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि हम पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिएगा, जैसे यूपी टेट, सी टेट और एस टेट मतलब सुपर टेट। तो इसकी हम बात करें मेरे भाई, तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ भी है संस्कृत, संस्कृत का सामान्य परिचय। और ये जो हमारी क्लास का जो टाइम दे रखा है ना, लाइव दोपहर 2 बजे, तो ये जो क्लास हमारी लाइव हुआ करेगी वो 2 बजे आपको हर डे यानी प्रतिदिन आपको 2 बजे लाइव मिला करेगी ये क्लास। ठीक है, और उसके बाद संस्कृत हमारी किस किस एग्जाम में आती है। आपका यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, चाहे आपका हरियाणा का टेट हो, बिहार का हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उत्तराखंड का टेट हो। कहने का मतलब ये है जहां जहां टेट का पेपर होता है वहां वहां मोस्टली हमारी इंग्लिश और संस्कृत दोनों आती हैं। अब देखिएगा, इंग्लिश में और संस्कृत में लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, जो लैंग्वेज हमारी सेकंड होती है उसमें संस्कृत जो रहती है, संस्कृत 30 नंबर की आती है। ठीक है, तो मैं आपको केवल पहले इसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम बताऊंगा, संस्कृत के बारे में बताऊंगा, संस्कृत हमें कहां कहां पढ़ना है, कहां कहां नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ऑल टीचिंग्स एग्जाम। ठीक है, सत्येंद्र सर ये क्लास लेंगे आपकी संस्कृत की। आपको बिल्कुल भी, जिसको हिंदी पढ़ना आता है, ठीक है, जिसको अगर हिंदी पढ़ना आता है ना, वो आराम से संस्कृत ले लीजिएगा। आपको बिल्कुल भी ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, और ये जो संस्कृत की क्लास है, चाहे आपके लिए यूपी टेट के लिए हो, चाहे सी टेट के लिए हो, चाहे सुपर टेट के लिए हो, मैं एकदम फ्री देने वाला हूं। ठीक है, सारी क्लास जो होंगी आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, और टाइमिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, 2 बजे क्लास हमारी रहा करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल अगर इशू हो तो हम लोग कई बार क्लास नहीं हो पाती है, तो वो उसको आपको लिंक मिल जाया करेगा, तो आप लिंक जब आपके पास आ जाए तब आप लोग क्लास देख लिया करिएगा। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद करता हूं संस्कृत में बिल्कुल भी एकदम से मैं शून्य से शिखर तक लेकर के चलूंगा। बिल्कुल ये मान लीजिएगा, जिन लोगों ने संस्कृत कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, जिन लोगों ने संस्कृत कभी देखा ही नहीं, जिन लोगों ने केवल पहले पढ़ रखा है पठती पठता पठंती, ठीक है, और इन लोगों को संस्कृत से डर लगता है, वो संस्कृत से बिल्कुल भी ना डरें। तो देखो, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, और बिहार में भी एक पेपर स्पेशली संस्कृत का होता है, ठीक है ना, उसके लिए भी। तो अभी जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ये है हमारा टीचिंग को लेकर के। तो टीचिंग में जहां जहां संस्कृत आती है, बिल्कुल हम, मैंने फिर भी दोबारा से बोल रहा हूं, बिल्कुल सामान्य परिचय से लेकर के चलाएंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक। ठीक है ना, यानी शून्य से लेकर के शिखर तक। तो देखिएगा बेटा, हम बात करते हैं संस्कृत की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हमारे नंबर भी हैं यहां पर, ये जो नीचे सीरीज चल रही है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए आप पूछ सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन तो मैं आपको अब चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। हमारी फिर भी मैं बोल रहा हूं बेटा, संस्कृत क्या है, संस्कृत। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि बेटा देखिएगा, संस्कृत पाठ्यक्रम क्या है, ये संस्कृत का पाठ्यक्रम है। अब देख लेंगे हम लोग संस्कृत रहता कहां कहां है। हमारा यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, या सुपर टेट हुआ,
क्या हुआ मेरे भाई, सुपर टेट हुआ। ठीक, इसके बाद बिहार में टीचिंग का कोई भी हुआ, बिहार टीचिंग, ठीक है, वहां पर भी संस्कृत आती है, एक पेपर भी होता है संस्कृत का स्पेशली। इसके बाद है मेरे भाई यू के टेट हुआ, एच टेट हुआ, एच टेट का मतलब हरियाणा टेट, चाहे आपका रीट का एग्जाम हो, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है टीचिंग में जहां जहां संस्कृत आता है वहां वहां आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने फिर बोल रहा हूं कि आप संस्कृत को उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप हिंदी पढ़ेंगे, ये मान लीजिएगा जिस जिस बच्चे को भी हिंदी आती है वो एकदम से ये सोच लीजिएगा कि भाई हमें संस्कृत आ गई, ये कॉन्फिडेंस मेरा है, ठीक है। आप ये कहिएगा कि हमको संस्कृत आता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें हिंदी आता है तो आप आज से ये मान लीजिएगा कि भाई हमको संस्कृत आने लगा। मैं बिल्कुल संस्कृत को ऐसा पढ़ाऊंगा बिल्कुल हिंदी की तरीके से, ठीक। तो देखिएगा भाई ये हमने पढ़ा। इसके बाद इसके कितने क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिएगा यूपी टेट की अगर हम बात करते हैं तो यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं मेरे भाई, 30 प्रश्न आते हैं, किसके, संस्कृत के। इसके बाद सी टेट में बात करते हैं, सी टेट में भी 30 प्रश्न आते हैं। सी टेट में भी कितने आते हैं, 30 प्रश्न हमारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर टेट में, तो सुपर टेट में जो प्रश्न आते हैं ना हमारे वो कितने आते हैं बच्चा, वो आते हैं 10, ठीक। इसके बाद बिहार टीचिंग की बात करते हैं। बिहार टीचिंग में जो लोग संस्कृत वाले होते हैं उनका स्पेशल संस्कृत का एक पेपर होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा यूके में, आपका हरियाणा में, इसमें भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 प्रश्न हमारे आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे लोग ऐसे होते हैं, बहुत से मित्र ऐसे होते हैं कि संस्कृत की जगह पे इंग्लिश ले लेते हैं। संस्कृत की जगह क्या ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं मेरे भाई। तो देखिएगा इसी को मैं आपको बता दूं, जो लोग इंग्लिश लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई, जो लोग जिनका इंग्लिश रहता है, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश का पाठ्यक्रम रहता है, ठीक है ना। कि कहां कहां हमारे यूपी टेट की अगर हम बात करते हैं, यूपी टेट में 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के रहते हैं, 30 क्वेश्चन हमारे संस्कृत के रहते हैं। तो जिन लोगों को हिंदी मजबूत है, हिंदी समझ में आता है, हिंदी पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो भाई मेरे आराम से ले सकते हैं क्या, संस्कृत। क्या ले सकते हैं भाई, संस्कृत ले सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं आपके लिए शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक बिल्कुल मैं जीरो से लेकर के चलूंगा। आप केवल और केवल नोट्स बनाते चलिएगा, जितना पढ़ाया करूंगा और तुरंत के तुरंत क्लास में याद करवाया करूंगा, ठीक है। पूरा सप्ते में हम एक दिन पेपर करवाया करेंगे, ऑनलाइन आपका पेपर हुआ करेगा। उस पेपर में जितना मैंने पढ़ाया है वो मैं आपको पीडीएफ के जरिए आपसे क्वेश्चन आंसर की बात किया करेंगे, वो पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी, ठीक है भाई। तो देखिएगा मैंने ये आपको बता भी दिया कि हमारा संस्कृत कहां कहां आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे यार चलो संस्कृत पढ़ ही लिया, बेटा इतना परफेक्ट बता देते हैं। जो हमारा होता है ना, जैसे इंग्लिश का हुआ चाहे संस्कृत का हुआ, जिसका हिंदी अच्छा है ना वो संस्कृत को बहुत अच्छे से समझ लेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेरे भाई, सबसे पहले मुझे संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में मैं बता देता हूं आपको। किसके बारे में मेरे भाई, संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। संस्कृत का पाठ्यक्रम देखिएगा भाई, जो जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो भी जहां जहां हमसे पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है हमारा संस्कृत का
सामान्य परिचय। संस्कृत का सामान्य परिचय। क्या है मेरे भाई? संस्कृत का सामान्य परिचय। ठीक है। संस्कृत का सामान्य परिचय। इसके बाद है व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक। इसके बाद है संपूर्ण वर्णमाला। इसके बाद है हमारा स्वर। इसके बाद है व्यंजन। संधि। समास। ठीक है ना? रस। छंद। अलंकार। रस, छंद, अलंकार, वाच्य, कारक। एक बार मैं देख लेता हूं ये दिख भी रहा है या नहीं। हाँ, दिख रहा है भाई। कारक, लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष, वाच्य हमारा हो गया, स्वर हो गया, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार। इसके बाद हमारा रहेगा गद्यांश, पद्यांश, शुद्ध वाक्य, वाक्य अनुवाद। क्या रहेगा मेरे भाई? वाक्य अनुवाद। एक बार देख लीजिएगा यहां तक। ठीक है। इसके बाद है हमारा धातु रूप। क्या हो जाएगा? धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, रचनाकार, रचनाकार एवं रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण
संस्कृत वर्तनी, इसके बाद है गिनती, मतलब संख्याएं, संख्याएं। इसके बाद हमारा क्या शेष बचा इसमें? अब अनुवाद हो गया, गिनती हो गया, व्याकरण, व्याकरण या संस्कृत लेखकों का सामान्य परिचय। का सामान्य परिचय। ठीक है, गद्यांश पद्यांश का मैंने बता दिया, अनुवाद मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक देख लीजिएगा। और भी कोई टॉपिक शेष बचा हो उसमें भी आप लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा कुछ शेष तो नहीं बचा है। देखिएगा, संस्कृत में पशुओं के नाम, संस्कृत में पशुओं के नाम संस्कृत में फलों के नाम संस्कृत में वस्तुओं के नाम संस्कृत में वस्तुओं के नाम संस्कृत में हम बात कर सकते हैं मेरे भाई दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, और बच रहा है हमारा इसमें तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, पर्यायवाची और समय। समय की बेटा जैसे मान लीजिएगा मैं कहूं इस समय कितना बजा है, तो जैसे हम बात करते हैं कि इस समय बजा कितना है, तो इस समय बजा है हमारा 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं बजने को बोलते हैं वादने, त्रिवादने। तो ऐसे ही आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि इसको 3 AM को, या फिर 4:30 हुआ, 5:30 हुआ, 6:30 हुआ, 7:30 हुआ, 12:30 हुआ, कोई भी टाइम होता है, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है भाई, समय को। क्योंकि आपका पेपर में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। महीनों के नाम हो गया, संस्कृत में वस्तुओं के नाम हो गया, संस्कृत में फलों के नाम हो गया। और देखिएगा जो भी सिलेबस आपका, मुझे उम्मीद है कि अब सिलेबस में शायद से कुछ भी नहीं बचा होगा। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, अगर कुछ बचता भी है, तो हम जब पढ़ेंगे मुझे याद आता रहेगा, हम उसको करवाते चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करेंगे मेरे भाई, तो बिल्कुल मैंने बोल भी दिया है बेटा, जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको बताया था संस्कृत के बारे में, पहले मैंने आपको बताया था संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है,
और कहां कहां कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा 30 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं आपके। कितने प्रश्न आते हैं यूपी टेट में? 30 प्रश्न। मैं कोशिश करूंगा, गारंटी तो नहीं लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि गारंटी लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उम्मीद है मुझे मेरी क्लास से कम 28 से 29। और बेटा कई बार होता है ना कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ ले, ठीक है ना, धातु रूप और आपके शब्द रूप, सॉरी शब्द रूप रह गया है, शब्द रूप मैं एक बार देख लेता हूं, वैसे मैं यहां लिख देता हूं धातु रूप और शब्द रूप, ठीक है। बच्चा अगर एक बार पढ़ लेता है अच्छे से तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई 30 में से 30 नंबर भी आते हैं। कितने? 30 में से 30 नंबर भी आते हैं। मेरे 2 सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी यूपी टेट में, हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत। तो मैं दोनों का स्कोर जो लेकर के चलता हूं ना, वो मेरे भाई 55 प्लस का होना चाहिए। बस मुझे इतनी उम्मीद है कि आपके दोनों सब्जेक्टों में 55 क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी रहती है। और उसमें ये नहीं कि भाई सर ने बस क्लास देख लिया, नोट्स बना करके चलेंगे, पुराने पेपरों को देख के चलिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आ रहा है या फिर सर पढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहां तक मुझे उम्मीद है आज पाठ्यक्रम हम सब लोगों ने देख भी लिया है। पाठ्यक्रम में अगर कुछ शेष बच रहा हो तो हम जैसे जैसे क्लास को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम आगे देखते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहां तक पाठ्यक्रम सब लोगों ने देख ही लिया होगा, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिएगा भाई, अब देखिएगा मेरे भाई, हमने स्टार्ट किया था संस्कृत को, स्टार्ट किया था, किसको स्टार्ट किया था मेरे भाई? हमने शुरू किया है संस्कृत को, ठीक है ना। सबसे पहले संस्कृत के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? संस्कृत के बारे में। संस्कृत को देखेगा, संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग है। और इसमें प्रत्यय क्या है? सॉरी, हाँ ठीक है। और क्री क्या है? हमारी धातु है। क्री क्या है? धातु। सम क्या है? ये उपसर्ग है। सम उपसर्ग कत प्रत्यय और क्री धातु से क्या उत्पन्न होता है मेरे भाई? संस्कृत शब्द उत्पन्न होता है। क्या शब्द उत्पन्न होता है? संस्कृत शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, यहां पर व्याकरण को आगे हम देख लेंगे। अब देखिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं कि क्लास में तुरंत के तुरंत हमको याद भी कराना है, ठीक है ना भाई। क्लास में क्या कराना है? तुरंत के तुरंत याद भी कराना है। आपको अगर क्लास अच्छी लगे, ठीक है ना, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं, जिसको हिंदी आता है वो संस्कृत जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है, इंग्लिश मोस्टली, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत कम लोगों की अच्छी हो पाती है, तो हम थोड़ा सा गड़बड़ भी कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, अब हम शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब हम देख लेते हैं सम उपसर्ग है ना, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। किसी भी शब्द के शुरू में लगकर जो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? उपसर्ग कहलाते हैं। देखिएगा बेटा, संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। इनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। क्या बोलते हैं? द्वाविंशति। किसको? उपसर्ग को। द्वाविंशति किसे बोलते हैं?
द्वा का मतलब 2 और विंशति का मतलब 20। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बिल्कुल हिंदी से भी बेहतरीन अगर संस्कृत ना लगे, जिन लोगों को इंग्लिश हो ना, इंग्लिश है वो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं, वो भी संस्कृत बोलने लगेंगे। ठीक, देखिएगा बेटा, जैसे हमने लिखा यहां पर प्रत्येक लिखा, मैं केवल एक एक दो दो एग्जाम्पल यहां कराऊंगा, जब उपसर्ग का टॉपिक आएगा तो अच्छे से कराऊंगा। प्रत्येक लिखा, हमने यहां पर लिखा अत्यधिक, क्या लिखा? अत्यधिक लिखा। अब हमने लिखा है शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन कर दे, उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले लगकर। देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, अति प्लस अधिक। ठीक है ना? तो यहां पर हमारा उपसर्ग क्या हो गया? प्रति, और यहां हमारा उपसर्ग क्या हो गया? अति, और हमारा उपसर्ग यहां अधि भी हो जाएगा। क्या उपसर्ग हो जाएगा हमारा? अधि भी हो जाएगा। तो इसमें हमारा बचा हुआ शब्द क्या बचेगा? तो हमारा केवल बच जाएगा एक प्रत्यय बच जाएगा। कौन सा प्रत्यय बच जाएगा? अक प्रत्यय, सॉरी, कौन सा प्रत्यय बच जाएगा मेरे भाई? अक प्रत्यय बच जाएगा। वैसे अत्यधिक में मूल शब्द क्या है? अधिक है। अत्यधिक में मूल शब्द क्या है? अधिक। और प्रत्येक में मूल शब्द क्या है? एक। प्रत्येक में मूल शब्द क्या है? एक। देखिएगा ठीक इसी तरीके से जब हम इनको उपसर्ग को, इनके टॉपिक जब आएंगे, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, यहां केवल सामान्य तरीके से मैं पढ़ा ही रहा हूं। किसी भी शब्द के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तन जो कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा मेरे भाई, इन दोनों को शब्दों को ले लेता हूं मैं, प्रत्येक और कारक। देखिएगा दोनों में अंतर होता है। संस्कृत के उपसर्गों में और संस्कृत के प्रत्ययों में अंतर होता है, हिंदी के प्रत्यय में और हिंदी के उपसर्गों में भी अंतर होता है। ठीक है ना? तो मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं, इनका केवल नॉर्मल बता दे रहा हूं मेरे भाई। ठीक है ना? प्रत्येक में देखिएगा इसका क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। ठीक है ना? संधि विच्छेद हो गया हमारा। कारक का, इसमें अगर हम बात करते हैं ना, क्री प्लस अक, देखिएगा अक की अगर हम बात करते हैं ना, अक को हमने इस तरीके से ले लिया तो हमारा हिंदी वर्जन, बिल्कुल हिंदी में कौन सा प्रत्यय बन गया हमारा? अक प्रत्यय हमारा यहाँ आ गया। ठीक है? किसमें? कारक में। इसी को हम अगर संस्कृत में ले जाते हैं तो संस्कृत में कौन सा प्रत्यय बनता है मेरे बेटा? डुबुल प्रत्यय। संस्कृत में कौन सा बनता है? डुबुल प्रत्यय बनता है। तो आप केवल दो डेफिनेशन याद रखिएगा, शब्द के पहले लगकर अर्थ परिवर्तन कर दे उपसर्ग, शब्द के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तन कर दे तो वो वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा क्री, ये है हमारी धातु। धातु बोलो तो क्रिया, धातु बोलो तो क्रिया। अब जैसे मान लीजिएगा ये धातु है, पठ धातु हुई, लिख धातु हुई, हस, पठ लिख हस गच्छ चल वद नि, जितनी भी मोस्टली धातु हैं संस्कृत में हमारी 2000 प्लस के समथिंग धातुओं को मिलता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हमारी इतनी धातुएं हैं। कितनी धातुओं की संख्या देखने को मिलती है मेरे भाई?
2000 प्लस के समथिंग हमें धातुओं की संख्या देखने को मिलती है। किसमें? संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत का हमने केवल अभी क्या पढ़ा? संस्कृत का सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय भी नहीं आया है, केवल संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद होगी कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है व्याकरण। क्या आया मेरे भाई? व्याकरण आया। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमने संस्कृत शब्द को भी पढ़ा, इससे पहले और शब्दों को भी पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो व्याकरण को ही जैसे हम कहें तो व्याकरण का ही दूसरा नाम संस्कृत भी है भाई। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? संस्कृत भी है। तो देखिएगा, वी अंग, वी क्या हो जाएगा हमारा यहां? उपसर्ग हो जाएगा, और अंग भी क्या हो जाएगा? उपसर्ग भी हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्री, क्री क्या हो जाएगी? धातु। आप लोग ये मत कहना मेरे भाई कि सर हम अभी धातु पढ़ रहे थे, उपसर्ग पढ़ रहे थे, प्रत्यय पढ़ रहे थे। इस चीज को लेकर के हमें बिल्कुल टेंशन करने वाले में से नहीं है। ठीक, तो देखिएगा इसमें जो हमारा प्रत्यय जो बनेगा, प्रत्यय बनेगा मेरे भाई ल्युट। प्रत्यय क्या बनेगा? ल्युट। उपसर्ग बताने की भी जरूरत नहीं है, धातु भी और प्रत्यय भी, केवल आप इस शब्द को याद रखना बस। ये जो बनाया है ना आपने, संस्कृत टू हिंदी, यानी संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत के कारक एकदम अलग होते हैं, हिंदी के कारक एकदम से अलग होते हैं। संस्कृत में जैसे मान लीजिएगा आपका उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी में उपसर्ग अलग होते हैं। संस्कृत में एकदम प्रत्यय अलग होते हैं, हिंदी में एकदम से प्रत्यय अलग होते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ा होगा, तो वो ऑनलाइन कह रहे होंगे तो कहेंगे सर ने इसमें ऐसे कैसे कर दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, क्योंकि जिसमें जो उपसर्ग है ना हमारे संधि में और संस्कृत में, दोनों दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिसको हिंदी आता है ना, उसको हिंदी से बेहतरीन मैं संस्कृत पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई प्रत्यय कौन सा बन गया है इसमें? ल्युट प्रत्यय बना है। कौन सा प्रत्यय बना है? ल्युट प्रत्यय। अब देख लेते हैं इनकी परिभाषा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनयति, शब्दा अनैनयति व्याकरणम। एक बार मैं देख लेता हूं यहां तक दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, दिख रहा है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब व्याक्रियन्ते, जो लोग नए जुड़े हुए होंगे ना संस्कृत में, वे तो सोच रहे होंगे भाई समझ में नहीं आ रहा है सर बोल क्या रहा है। सीधे सीधे समझ लीजिएगा, आपकी भाषा में मैं समझा देता हूं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से, हिंदी में मैं लिख देता हूं, जिसके माध्यम से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? व्याकरण कहते हैं। देखिएगा व्याकरण की हमें कई सारी डेफिनेशन अलग अलग देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, व्याकरण की डेफिनेशन हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको सारी डेफिनेशन जितनी भी होंगी
जब हम स्टार्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल उस चीज को लेकर के। देखो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है पीडीएफ में, जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें कई बार ऐसा होगा, टेस्ट पेपर जो होगा उसमें भी हो सकता है कि आपको वो सारी की सारी परिभाषाएं मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें अगर हम एक एक परिभाषा को कई कई जगह लिखेंगे ना, एक से अधिक बार लिखेंगे तो थोड़ी सी समस्या आएगी, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जिसके माध्यम से शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा व्याकरण को क्या, और व्याकरण को क्या कहते हैं? व्याकरण को पदशास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण को क्या कहते हैं? पदशास्त्र भी कहते हैं। अब देखिएगा नॉर्मल हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में मेरे भाई? व्याकरण के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें हम अगर बात करते हैं, पदशास्त्र कह सकते हैं आप लोग, या मेरे भाई इसको शब्द शास्त्र भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? शब्द शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शास्त्र भी कहते हैं। अब देखिएगा आज मैंने केवल आपको इतना इंट्रोडक्शन कराया है, इसके बारे में बताया है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, नॉर्मल के बारे में मैंने इनको बताया है। अब जब हम अपनी कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है। टाइमिंग हमारी क्या रहेगी? हमारी क्लास पर डे 2 बजे से लाइव रहा करेगी, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर, कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं, और कमेंट के जरिए भी आप मुझे बता सकते हो कि सर इसमें हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो अगर किसी की कोई भी शिकायत हो तो आप हमसे आराम से नो टेंशन होकर के बोल सकते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूं लास्ट टाइम पे कि आपको हिंदी से बेहतरीन मैं संस्कृत पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, हिंदी से बेहतरीन। और याद करने की बात रहती है, पूरा का पूरा मैं आपको यहां पर याद करवाते चला करूंगा और पढ़ाते चला करूंगा। एक बार फिर से एक बार मैं देख लेता हूं। देखिएगा मैंने पूरा ये जो बताया है, सिलेबस बताया है ना, आज हमने केवल इसको देखा है, व्याकरण के सामान्य परिचय को देखा है। इसके बारे में कल हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल मैं अब दोबारा से, आप कहोगे कि सर दोबारा से पढ़ा बता दीजिएगा, उसको मैं दोबारा से नहीं बता रहा। केवल जो टॉपिक हम एक बार में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद जैसे रहता है कि भाई मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊं या क्या करवाऊं, सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और शनिवार में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपसे लेकर के आया करूंगा। आपके 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो आप उनको एक अच्छी जगह लिख करके साथ साथ में चलिएगा और आंसर मुझे देते चला करिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप मस्त रहिएगा, खाते रहिएगा, पीते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले जरूरी है स्वास्थ्य, उसके बाद है पढ़ाई। ठीक है बेटा,